हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस को, उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं और फिर मन बनाते हैं कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो क्या प्राइस पे उस पर इंटर करना सही होगा, और फिर इन्वेस्ट करने के बाद उसे कैसे रेगुलर बेसिस पे ट्रैक किया जाता है कि उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, अगर बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या चल रहा है, अगर बिजनेस में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसे ट्रैक कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। ऑलरेडी इस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने काफी डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको पूरे कंपनी का बिजनेस के बारे में पता चलेगा, फंडामेंटल्स के बारे में पता चलेगा, कंपनी के पूरे बिजनेस का एनालिसिस आप कर पाएंगे। आज हमारा जो ये वीडियो है ये इस चीज पे है कि उसका जो रिजल्ट आया क्वार्टर 2 का, उसमें कैसा रिजल्ट आया, क्यों आज शेयर 18% डाउन है, और क्या कारण है इतना अचानक से गिरावट होने का, और क्या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है कंपनी में या उसके बिजनेस में किसी तरह का कोई नेगेटिव चीज हो रहा है, इसको हम लोग रिजल्ट को एनालाइज करते हुए समझेंगे, और मैनेजमेंट का आगे का क्या गाइडेंस है ये भी समझेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कंपनी में आज जो है एक भयानक फॉल आया, आज के दिन 18% का फॉल आया, इसमें 313 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप इसका गिर के 1147 करोड़ हो चुका है, करंटली 313 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर आप देख सकते हो 478 तक गया था, तो वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। 52 वीक लो का बात करें तो 261 इसका 52 वीक लो था। स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 16.8 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 119 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आज भी अगर एवरेज बेसिस पे देखें तो 21% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटीज 16.3%। तो एवरेज बेसिस पे तो रिटर्न आज भी खराब नहीं दिख रहा है, बट जो रिजल्ट आए हैं वो काफी खराब आए। तो हम उसी को एनालाइज करेंगे कि ये रिजल्ट जो इतने खराब आए हैं उसके पीछे कारण क्या है। प्राइस टू बुक जो है 2.63 का प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स आज भी 4 का है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है यहाँ पर। प्रमोटर होल्डिंग 74.5%, तो ये बहुत अच्छा बात है कि प्रमोटर के पास बहुत बड़ा स्टेक है कंपनी में। पेग रेशियो 0.2, तो यहाँ भी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। सिर्फ 0.2 का पेग रेशियो पे कंपनी अवेलेबल है, बट ओनली क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा बेवकूफी हम लोग नहीं करते। हम लोग कंपनी के बिजनेस को समझते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूएशन जेन्युइनली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर ये एक सिर्फ वैल्यू ट्रैप है और आगे चल के हम लोग कहीं अपना वेल्थ डिस्ट्रक्शन ना कर दें। तो इस चीज को एनालाइज हम लोग अभी जरूर करेंगे। यहाँ पर आप चार्ट देखिए, अचानक से यहाँ पर बीच में थोड़ा सा तेजी आया था, पर वहां से कंटिन्यूअस फॉल, और आज तो एकदम बहुत ज्यादा ही फॉल आ गया स्टॉक में। तो ये एक चीज बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं 50 और 200 डीएमए को तोड़ते हुए नीचे आ गया, तो एक बियरिश फेज में कहीं ना कहीं दिख रहा है आज के दिन के हिसाब से। जनरली इसको यहाँ पर आज सपोर्ट लेना चाहिए था, तो 410 पे, पर वो सपोर्ट इसको नहीं मिला, तो वो यहाँ से गिर के एकदम से 313 रुपए पे, एकदम आज के डेट में आप देखें तो 70 रुपये आज ही गिरा है करीब। ठीक है, अगर कल का क्लोजिंग से आप देखोगे तो 60-70 रुपया करीब आज ही गिरा है। 20% का गिरना मतलब 60-70 रुपया का फॉल आज ही हुआ है। पीएस से कंपेयर करके कोई सेंस नहीं है। सितंबर का रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, तो सितंबर का रिजल्ट को अगर हम देखें तो सेल्स जो पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 90 करोड़ का था, वो गिर के एकदम से सिर्फ 58 करोड़ का रह गया। तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा सेल्स में ड्रॉप आया है। ठीक है, पिछला सितंबर का बात करें तो उस समय भी 61.24 करोड़ का सेल्स था, और उसके पहले भी 61.5 करोड़, यानी लॉकडाउन पीरियड में भी इसका 61 करोड़ के आसपास का सेल था। प्री कोविड का बात करें तो 65 करोड़ के आसपास का कंपनी सेल्स जनरेट करती थी। मार्जिन्स का अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन का, तो ऑपरेटिंग मार्जिन घट के सिर्फ 16.5% रह गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 37% तक ऊपर गया था। मार्च में 30% था, दिसंबर में 35% था, पिछला सितंबर में भी ये 30%, 31% के आसपास था। उसके पहले लॉकडाउन वाले में बात करें तो 37%, 38% के आसपास का मार्जिन था। प्री कोविड लेवल में ये 29.92, यानी ऑलमोस्ट 30% का मार्जिन था। तो हिस्टोरिकली अगर लास्ट 2-3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पुअर परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों अचानक से इतना 18-19% का जो फॉल आया है, ये बिना कोई वजह से नहीं आया है, ये परफॉर्मेंस को देखते हुए आया है।
तो पिछले 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 या 3 साल का मैं बात करूं, तो 2-3 साल में ये सबसे बुरा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में है। फिर इनका अगर मैं प्रॉफिट का बात करूं, तो प्रॉफिट इनका कितना रह गया आज के डेट में, तो ये नेट प्रॉफिट आप देखो सिर्फ 7.82 करोड़ आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 25 करोड़ का था। अगर मैं सितंबर का बात करूं तो पिछले साल ये 14.5 करोड़ का था। तो वहां से तो ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट या एकदम से हाफ ही हो गया है। उसके पहले वाले कोविड वाले सितंबर का बात करें तो 15.5 करोड़ का प्रॉफिट था। प्री कोविड का बात करें तो 13.5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट के लेवल में भी ऑलमोस्ट 2-3 साल का सबसे खराब परफॉर्मेंस अभी रहा है। बैलेंस शीट को अगर देखें तो 400 करोड़ का रिजर्व्स है, 38 करोड़ का बोरोइंग है, तो बोरोइंग भी 2 करोड़ बढ़ा है इस क्वार्टर में, यानी सितंबर का रिजल्ट के हिसाब से। बट अदर लाइबिलिटीज थोड़ा सा फॉल हुआ है। अदर एसेट्स में देख लें एक बार क्या सिचुएशन है। तो इन्वेंट्रीज इनका 35 करोड़ से बढ़ के 71 करोड़ हो गया। तो इन्वेंट्री का इतना बढ़ना और सेल्स का नहीं बढ़ना, ये साफ साफ बताता है कि इन्होंने इन्वेंट्री बना रखा था ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस की सेल्स होंगे, बट सेल्स के ऑर्डर नहीं आए, सेल्स नहीं हो पाया। तो ये साफ बता रहा है कि इन्वेंट्री जब बढ़ गया इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर मतलब ये जो 6 महीना का पीरियड जो है, इन्वेंट्री इनका 35 से 70 हो गया और सेल्स इस क्वार्टर में गिर गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या बनता है, एक बिजनेसमैन के दिमाग से सोचिए, तो आप समझ जाएंगे कि मैं सोचा था मेरा बिक्री होगा, बट किसी वजह से बिक्री हुआ नहीं। दिस इज द सिचुएशन। ट्रेड रिसीवेबल 102 करोड़ से घट के 81 करोड़ रह गया। तो थोड़ा सा रिसीवेबल्स में पेमेंट आए हैं, बट मे बी नया सेल्स कुछ जनरेट नहीं हो पाया। कैश इनके पास 194 करोड़ का अभी भी है। तो नेट डेट बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी इज नेट डेट फ्री। तो डेट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स का बात करें या डेट का बात करें, तो बैलेंस शीट का बात करें, वो खराब नहीं है। खराब क्या हुआ है इस क्वार्टर में, इनका पीएल स्टेटमेंट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पीएल स्टेटमेंट खराब हुआ है वो क्यों हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके पीएल स्टेटमेंट का खराब होने का रीजन। बट इससे पहले कि हम लोग इसके मैनेजमेंट का कमेंट्री में जाएं, पहले समझ लें, थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दे दूं कि ये कंपनी क्या बनाती है। वैसे तो डिटेल में अगर आपको बिजनेस समझना है तो हमारा, आप प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था केमकॉन स्पेशलिटी पे, काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया था पूरा। प्रोडक्ट को, एक एक प्रोडक्ट को मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। वो आप जरूर देखिए, तो आपको पूरा बिजनेस का क्लियरिटी आएगा। इनकॉर्पोरेटेड इन 1998, वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स। तो कंपनी का कहना है कि ये लोग स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में के मैन्युफैक्चरर है। कौन कौन सा केमिकल ये लोग बनाते हैं, HMDS और CMIC नाम का दो स्पेशलिटी केमिकल्स ये लोग बनाते हैं, जो कि प्रिडोमिनेंटली यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स भी बनाते हैं। इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स में कौन कौन सा बनाते हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड। ये तीन ऐसे प्रोडक्ट है जो इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड कैटेगरी में ये लोग बनाते हैं। और ये कहां पर यूज होता है, दे आर प्रिडोमिनेंटली यूज्ड एज अ कंप्लीशन फ्लूइड्स इन ऑयल फील्ड्स इंडस्ट्री। यानी जो ऑयल फील्ड इंडस्ट्री होता है, जहां पर ऑयल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है, वहां पर ये केमिकल्स के तौर पे काम आते हैं। In terms of production in the current year 2019, we were the only manufacturer of HMDS in India and were the third largest manufacturer of HMDS worldwide. तो 2019 में ये सिर्फ अकेले मैन्युफैक्चरर थे इंडिया में जो HMDS केमिकल बनाती है, और वर्ल्ड में दे आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। CMIC का बात करें तो दे वर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ CMIC इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ CMIC वर्ल्ड वाइड। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का पेडिग्री कोई खराब नहीं है। पूरे वर्ल्ड लेवल में इफ दे आर सेकंड लार्जेस्ट इन देयर प्रोडक्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट इन देयर प्रोडक्ट, तो कंपनी का पेडिग्री तो अच्छा है। फर्दर, वी वेर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ जिंक ब्रोमाइड एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इन इंडिया। वी हैव 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इनके पास 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है लोकेटेड एट मंजूसार नियर वडोदरा इन गुजरात। तो एक इनके पास दिक्कत ये है कि इनका एक ही प्रेमाइसेस में आई थिंक ये 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो यहाँ पर रिस्क ये रहता है कि इनका जो प्रोडक्शन लाइन है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। अब इसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये है कि आपका एक ही जगह जब सारा प्रोडक्शन होता है ना, तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बचता है। तो यू कैन बी वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री। बट डिसएडवांटेज और सबसे बड़ा नेगेटिव चीज ये हो सकता है या रिस्क ये हो सकता है, क्योंकि एक ही प्रेमाइसेस में आपके सारे प्लांट्स हैं, 9 प्लांट के 9
एक ही प्रेमाइसेस में, तो अगर बाई चांस केमिकल फैक्ट्री में आप जानते हैं कभी भी आग लगने का खतरा रहता है, तो इन केस ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर प्रोडक्शन पूरे के पूरा बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए पोल्यूशन का कोई इशू हो जाता है, जैसे रिसेंटली लास्ट साल इनका एक पोल्यूशन का केस आ गया था, जहां सरकार ने इनके ऊपर वो लगा दिया था कि आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। बाद में पता चला कि वो कुछ गलत फहमी हो गई थी और इनके ऊपर इल्जाम लग गया था, जबकि दोषी कोई और था। तो वो सब जो भी है, बट एक बार तो कंपनी को प्रॉब्लम हो गया, कंपनी का पूरा प्रोडक्शन रुक गया। अगर आपके एक ही जगह प्लांट है तो ये सब रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तो यही बात है कि इनका नो फैसिलिटी एक ही जगह पे है, तो ये रिस्क है। बिजनेस जो प्रेजेंस है वो यूएसए में, जर्मनी में, इटाली इटाली में, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, रशिया, ये सब कंट्रीज में इनके एक्सपोर्ट होते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यूएसए में इनका एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जर्मनी में एक्सपोर्ट होता है, यूरोप में, इटाली में। तो अभी यूएसए जो है इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। जर्मनी जो है वहां पर आप देख रहे हो कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से कितना प्रॉब्लम चल रहा है। इटाली में भी सेम सिचुएशन है। साउथ कोरिया इज ओके, चाइना में कभी भी लॉकडाउन लग जाता है, कोई ठीक नहीं है कभी क्या होगा चाइना में। जापान जापान भी इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन में ही चल रही है। यूएई, रशिया रशिया में तो वॉर चल ही रहा है। स्पेन स्पेन इज अगेन यूरोपियन कंट्री, दिक्कत फेस कर रहा है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। और थाईलैंड और मलेशिया इज अ वेरी स्मॉल मार्केट। तो आप देख सकते हो कि जिस जिस कंट्री में इनका मेन एक्सपोर्ट है, कहीं ना कहीं उस कंट्री में थोड़ा सा भी दिक्कत चल रहा है। फिर क्या है, दे आर आईएसओ सर्टिफाइड एंड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, सेलियंस एंड ऑयल फील्ड केमिकल। तो ये लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो फार्मास्यूटिकल में इंटरमीडिएट्स के तौर पे काम आते हैं और ऑयल फील्ड्स केमिकल्स में भी काम आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है कि इनका रिजल्ट खराब आया। तो रिजल्ट को एक बार एनालाइज कर ले थोड़ा सा कि कैसा रिजल्ट हुआ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें, तो यहाँ पर फॉल आया है टोटल रिवेन्यू में भी। और हाफ ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो दो क्वार्टर मिला के यहाँ पर रिवेन्यू ग्रोथ ही हुआ है। इबिटा का बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफी फॉल हुआ है, पर अगर हाफ ईयर के बेसिस पे देखें तो यहाँ भी इबिटा थोड़ा सा बढ़ा ही है। पैट भी सेम ऑलमोस्ट आधा हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट हाफ ईयर के बेसिस पे पैट भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। यानी ये समझ में आ रहा है कि इनका क्वार्टर वन का जो रिजल्ट था ना वो काफी अच्छा था। क्वार्टर वन का रिजल्ट इनका खराब नहीं था, क्वार्टर टू इतना खराब होने पे भी हाफ ईयर बेसिस पे इनका रिजल्ट बेटर है। ज्योग्राफी वाइज अगर बात करें तो पिछले साल 57% रेवेन्यू डोमेस्टिक था, 43% एक्सपोर्ट था। बट इस साल आप देखिए डोमेस्टिक एकदम से गिर गया। तो यहाँ पर इनको चोट क्या चीज में लगा, चोट इस चीज में लगा कि डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं किया, गिर के एकदम 29 हो गया। मेन इनको एक्सपोर्ट जो ऑर्डर आया, एक्सपोर्ट जो ग्रोथ हुआ इनका, वहां पर फिर भी इनका अच्छा हुआ। बट हाफ ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो आप एनालाइज करोगे, 63% से 44% हुआ है डोमेस्टिक मार्केट, 37% से 56% हुआ है एक्सपोर्ट मार्केट। ऑयल वेल केमिकल्स का बात करें तो ऑयल वेल केमिकल्स में इस क्वार्टर में 71% जो आया है वो डोमेस्टिक मार्केट से आया है, 28% जो आया है वो एक्सपोर्ट मार्केट से कहीं ना कहीं आया है। वॉल्यूम्स का बात करें तो वॉल्यूम्स भी थोड़ा सा गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस वाइज। बट हाफ ईयरली परफॉर्मेंस वाइज वॉल्यूम्स बढ़े हैं। सेगमेंट वाइज बात करें तो सेगमेंट का अगर बात करें तो यहाँ पर सीएमआईसी जो प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू जो आया है 151 करोड़ का, एचएमडीएस का आया है 472 का, सॉरी ये एमटीपीए का है, टन पर एनम का है सेगमेंट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम्स के टर्म्स में 151 टन का, एचएमडीएस का 472, तो एचएमडीएस बढ़ा ही है वॉल्यूम के टर्म्स में। ऑयल वेल्स का भी वॉल्यूम बढ़ा है। तो यहाँ पर खाली जो वॉल्यूम फॉल हुआ है सीएमआईसी का जो है वो वॉल्यूम बुरी तरह से गिर गया, कहाँ 400 से सीधा 150। तो मेन इनको जो हिट मिला है ना वो सीएमआईसी में मिला। अब देखते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है। कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट्स, मिस्टर कमल अग्रवाल, चेयरमैन एंड एमडी, सेड Q2 FY23 business performance has been slow, primarily due to lower volume of tech from pharmaceutical manufacturers। यानी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स लोग हैं, जो इनके क्लाइंट्स है या कस्टमर्स है, उन लोगों का खुद का बिक्री बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए ये लोग सप्लायर है। तो जब उनका बिजनेस थोड़ा सा स्लो हुआ, उनका प्रोडक्शन हैम्पर हुआ, तो डेफिनेटली इनका बिक्री भी हैम्पर हुआ। Most of our clients are facing challenges due to adverse pricing scenario across formulations and softening of demand। तो ज्यादातर इनके जो क्लाइंट है यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको कहाँ दिक्कत आ रहा है कि फॉर्मुलेशंस का दाम गिरा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में।
मेनली फॉर्मुलेशंस का बिक्री कहाँ होता है? डोमेस्टिक मार्केट में होता है, यूएसए में होता है, यूरोप में होता है, ये तीन जगह होता है। तो यूएसए और यूरोप में तो फिर भी थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट हो रहा है हल्का फुल्का हो रहा है, बट देयर इज प्राइस कंपटीशन। कोविड के समय जो आना पोना रेट पे ये लोग बेच के अच्छा खासा पैसा कमा लिए, वो हनीमून पीरियड इनका चला गया। अब वहां पर कंपटीशन फेस हो रहा है। फॉर्मुलेशन, जो भी फॉर्मुलेटर्स हैं, फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको काफी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है प्राइस के टर्म्स में। और इंडियन मार्केट में भी फॉर्मुलेशंस का प्राइस काफी गिर गया, और इंडियन मार्केट में तो फॉर्मुलेशंस का डिमांड ही नहीं आ रहा है। तो वो जो सॉफ्टनिंग ऑफ डिमांड है, उनकी वजह से इनका डिमांड पे भी, इनके बिक्री पे भी असर पड़ा है। For Q2 FY23, we have registered a revenue 58 crores for the quarter, as both HMDS and CMIC has underperformed in the domestic market. तो मेन इनको चोट फॉरेन में नहीं लगा है, एक्सपोर्ट में नहीं लगा है, इनको डोमेस्टिक मार्केट में चोट लगा है कि डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं बिक्री नहीं है। On the other hand, robust performance in the export market has partly negated the subdued performance. तो बोल रहे हैं कि हम डोमेस्टिक मार्केट में तो बहुत ज्यादा फॉल आया है, रोबस्ट मार्केट, जो एक्सपोर्ट मार्केट में रोबस्ट परफॉर्मेंस हुआ है, उसके वजह से नंबर्स फिर भी थोड़े सम्मानजनक आए, वरना ये नंबर और भी ज्यादा खराब होते। वो तो एक्सपोर्ट मार्केट ने सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पर उतना ज्यादा खराब नहीं हुआ। ऑल्सो इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स हैव बीन अफेक्टेड मार्जिनली ड्यू टू इनकंसिस्टेंट सोर्सिंग ऑफ की रॉ मटेरियल ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जो रॉ मटेरियल जो इनके लिए है, उसका ठीक से टाइमली ये लोग सोर्सिंग नहीं कर पाए। मे बी ब्रोमीन ये लोग चाइना से खरीदते हैं। तो चाइना में अभी हम लोग को पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, जितनी भी कंपनीज का आप कॉन कॉल पढ़िए, मैनेजमेंट से बात करिए, आपको यही दिखता है कि चाइना में प्रॉब्लम था, इस वजह से हम लोग का रॉ मटेरियल नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं आज भी हम लोग चाइना के ऊपर रॉ मटेरियल के लिए काफी डिपेंडेंट है। एज पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अब मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट, ठीक है अभी रिजल्ट खराब आया, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री खराब कर रही है, रिजल्ट खराब आया, वो तो चलते रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक क्वार्टर का खराब परफॉर्मेंस से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने जा रही है, कंपनी स्टेप्स क्या ले रही है, आगे कंपनी में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है कि नहीं। So, as a part of diversification strategy and business expansion, we have successfully commenced the commercial production of bromobenzene. तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो P9 का फैसिलिटी आया है, उसमें इन लोगों ने सक्सेसफुली ब्रोमोबेंजीन का प्रोडक्शन चालू कर दिया। ना व्हाट इज ब्रोमोबेंजीन? ब्रोमोबेंजीन जैसे अभी ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स में बनाते हैं। पर ये जो ब्रोमोबेंजीन जो प्रोडक्ट है, जो P9 फैसिलिटी में बनेगा, ये केटर करेगा एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स को, यानी जो एग्रोकेमिकल्स बनाते हैं उनको ये सामान बेचेंगे। तो अभी तक इनके मेन कस्टमर कौन हुआ करते थे? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स। पर अब ये जो ऑर्गेनिक ब्रोमाइड ये लोग बनाएंगे, जो कि ब्रोमोबेंजीन है, उससे ये लोग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स को भी सामान बेच पाएंगे। With the expansion of bromobenzene, we will be adding organic bromides in our product basket. यानी अभी तक इनका प्रोडक्ट बास्केट में क्या था? HMDC, CMIC, ऑयल वेल फ्लूइड्स और फिर इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स, ये चार चीज था। अब ऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स भी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। वी आर अवेटिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अनदर फार्मा केमिकल। तो एक और फार्मा केमिकल्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, गुआनाइन बोल के, जो कि ये लोग P9 वाले यूनिट में ही प्रोडक्शन करेंगे। बट अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिला है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। We will be adding few other chemicals which are imported in India at P10 यूनिट। तो P9 यूनिट तो ऑलमोस्ट चालू हो गया है, P10 भी एक इनका प्रोडक्शन यूनिट आ रहा है। उसमें बोल रहे हैं हम लोग और भी कुछ अदर केमिकल्स जो मेनली इंडिया में आज के डेट में इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिव प्रोडक्ट P10 में ऐड करेंगे। एंड वी एक्सपेक्ट टू कमेंस प्रोडक्शन फ्रॉम Q1 FY24। और FY24 का Q1 से इसका प्रोडक्शन वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि P10 फैसिलिटी में चालू हो जाएगा। फिर अभी इन लोगों ने एक रिसेंटली जमीन भी खरीदा है। रिसेंटली वी हैव परचेज्ड अ लैंड पार्सल एट गोड्डा नियर वडोदरा फॉर फ्यूचर लेग ऑफ एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टेड इन सोलर पावर प्लांट फॉर कैप्टिव पर्पस विच विल रिड्यूस आवर पावर कॉस्ट। तो पावर कॉस्ट घटाने के लिए सोलर पावर का प्लांट ये लोग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड साइन। आगे चल के कॉस्ट घटेगा, मार्जिन इंप्रूव होगा। फिर जमीन इन लोगों ने खरीदा है ताकि ये लोग और भी ज्यादा एक्सपेंशन कर पाए। तो मैनेजमेंट जो स्टेप्स ले रही है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि इन लोग का P9 के फैसिलिटी में ब्रोमोबेंजीन का प्रोडक्शन चालू हो गया, तो एग्रोकेमिकल कंपनीज को बेचेंगे, तो वहां पर एक नया पूरा रे ऑफ कस्टमर्स खुलेगा। अभी इनके कस्टमर फार्मास्यूटिकल्स है, आगे एग्रोकेमिकल कंपनीज भी इनके कस्टमर बन जाएंगे।
फिर वहां पर ये लोग बोल रहे हैं हम और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे गुआनाइन बोल के एक फार्मा केमिकल है उसको लॉन्च करेंगे, पर अभी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला। और कुछ प्रोडक्ट्स भी वो लोग ऐड करेंगे, और बोल रहे हैं फ्यू अदर केमिकल्स वो लोग ऐड करेंगे P10 फैसिलिटी में, जो कि Q1 FY24 में चालू हो जाएगा। तो दीज आर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो कंपनी कर रही है। हाँ, हो सकता है अभी वाला रिजल्ट खराब है, बट क्वेश्चन हम लोग को एज ए एनालिस्ट या एज एन इन्वेस्टर, क्वेश्चन हम लोग को अपने आप से ये पूछना है कि जो रिजल्ट खराब आया है उसके पीछे या क्या कंपनी का फॉल्ट है, या फिर इंडस्ट्री यानी जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें प्रॉब्लम है। तो इनका अभी जो दिक्कत आया है, देखिए मटेरियल कॉस्ट जो 40% हुआ करता है नॉर्मली, 40-50, वो बढ़ के 60% हो गया। तो मटेरियल का कॉस्ट का दाम बढ़ गया, पहला चीज। दूसरा है जो ऑफटेक जो आता है कस्टमर से, वो फार्मा इंडस्ट्री पूरा अभी थोड़ा दिक्कत में है, तो उस वजह से ऑफटेक इनका डाउन हो गया, तो सेल्स कम हो गया। लेबर कॉस्ट जो 6% होता है वो बढ़ के 8% हो गया। ऐसा नहीं कि लेबर कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि सेल्स कम हो गया, तो लेबर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब इंडस्ट्री में इस तरह का कोई हेडविंड्स आता है ना, तो वहां पर 1-2 क्वार्टर ऑब्वियसली रिजल्ट्स खराब आएंगे। इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या कंपनी अपने तरफ से आगे फ्यूचर का स्टेप, पॉजिटिव स्टेप ले रही है या नहीं ले रही है। एक और चीज अपडेट आया है यहाँ पर, कि बोला जा रहा था कि आईपीओ के समय इन लोगों ने जो फंड्स रेस किए हैं वो उन्होंने गलत जगह पे यूज किए हैं, जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया था आईपीओ के समय वैसा यूज नहीं हो रहा है, फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि इज देयर एनी डेविएशन और वेरिएशन इन द यूज ऑफ फंड्स रेस्ड। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने जैसा प्रॉमिस किया था आईपीओ के समय सही सब वही जगह पे फंड्स यूज हो रहा है। तो किसी भी तरह का नोट एप्लीकेबल एज नो डिविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने आईपीओ के समय बताया था वही है। तो दिस इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ Q2 ऑल अबाउट। मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। हो सकता है मेरे बात से ऐसा कुछ लगे कि मैं कंपनी के पॉजिटिव के फेवर में बात करूं, बट मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको जो भी रियलिटी है वो बताने का होता है। और रिजल्ट्स में जो भी चेंजेस आया है, आगे मैनेजमेंट जो भी डेवलपमेंट कर रही है, मैं वही बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करने का लग रहा है कि गिरा है और इन्वेस्ट करने का मौका है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिस्क रिस्क असेस करें। मैंने बताया है कि कंपनी में कितना बड़ा रिस्क है, पूरा फैसिलिटी एक ही प्रेमाइसेस में है, 8-9 फैसिलिटी। तो अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कंपनी को। तो ये सारा रिस्क कंपनी में है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इस कंपनी के बारे में सोचिए, वरना अवॉइड करिए। खास करके अभी जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे बेटर होगा आप थोड़ा और सेफ कंपनी ढूंढिए। मेरा काम था आपको बताना कि कंपनी का जो रिजल्ट आया है और मैनेजमेंट का क्या कहना है, कंपनी में क्या डेवलपमेंट हुए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हमें लगे कि हमारे जो वीडियोस हैं उससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ जानने मिल रहा है। और अगर बेनिफिट हो रहा है तो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग भी सीरियसली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉलेज लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके साथ आप ये वीडियोस शेयर करें, ताकि वो भी मार्केट में कुछ सीख सके और आगे एक वेल्थ क्रिएट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।